गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं शारिक खान। बिहार के सहरसा जेल से पूर्व बाहुबली सांसद आनंद मोहन की रिहाई हो गई। आनंद मोहन को आज सुबह करीब 4:30 बजे सहरसा जेल से छोड़ दिया गया। प्रशासन ने सुबह सुबह रिहाई का फैसला किसी तरह के हंगामे से बचने के लिए लिया है। आनंद मोहन के समर्थक भारी संख्या में सहरसा पहुंचे हुए हैं और शहर के कई हिस्सों में आनंद मोहन के पोस्टर और बैनर लगाए गए हैं। डीएम कृष्णैया की हत्या के आरोप में उम्र कैद की सजा काट रहे आनंद मोहन करीब 15 साल जेल में गुजारने के बाद अब रिहा कर दिए गए। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है बिहार सहरसा से, जहां आनंद मोहन आज रिलीज होने वाले थे सहरसा जेल से, पर अब बताया जा रहा है कि उनको 3 से 4 बजे, रात्रि के 3 से 4 बजे ऑलरेडी रिलीज कर दिया गया है। अब ये एक बहुत बड़ी खबर है क्योंकि आनंद मोहन पिछले 2 दिनों से पूरी तरीके से कंट्रोवर्सी में जूझे हुए थे। जब उनको पैरोल पे, जब वो 2 दिन पहले बाहर थे, जब ये खबर आई कि बिहार सरकार ने एक ऐसा अमेंडमेंट कर दिया है बिहार जेल मैनुअल में जिसके चलते आनंद मोहन जो कि कन्विक्टेड थे एक पब्लिक सर्वेंट को मारने के लिए ऑन ड्यूटी पे, इसको एक रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्राइम की कैटेगरी में देखा जाता है। और इससे पहले, पिछले हफ्ते से पहले, ऐसे कन्विक्ट्स जो एक पब्लिक सर्वेंट को मारने के जुर्म में आरोपित हैं, जेल के अंदर हैं, वो अपनी सजा पूरे होने के बाद भी जेल से बाहर नहीं आ सकते थे। पर पिछले हफ्ते बिहार की जो सरकार है, नीतीश और तेजस्वी की जो सरकार है, उन्होंने एक अमेंडमेंट लाया। उन्होंने ये जो लाइन है, एक पब्लिक सर्वेंट को मारने के गुनाह में, इस लाइन को निलंबित किया, इस लाइन को जेल मैनुअल से हटाया और उसी के चलते आनंद मोहन जो कि पिछले 16 साल से सहरसा जेल में बंद है, जी कृष्णैया जो कि डीएम रहे हैं गोपालगंज के 1994 में, उनको मारने के जुर्म में, उनकी हत्या के जुर्म में उनका भी रिलीज अब होना तय था। 2 दिन पहले जब वो पैरोल पे बाहर थे, हमने देखा, हमारे पास दृश्य थे कि किस तरीके से नीतीश और तेजस्वी उनकी एक फैमिली इवेंट पे उनके साथ देखे गए, आनंद मोहन के साथ देखे गए। आनंद मोहन उस वक्त पे पैरोल पे बाहर थे। कल शाम उन्होंने सहरसा जेल में सरेंडर किया। आज करीब 10 बजे के बाद, सुबह 10 बजे के बाद उनका आना बाहर, जेल से बाहर तय था। हम सभी लोग जेल के बाहर तैनात थे, सभी मीडिया तैनात थी, पर कहीं ना कहीं मीडिया से छुपते हुए, मीडिया को अवॉइड करने के लिए आनंद मोहन को जेल अथॉरिटीज ने 3 से 4 बजे के बीच में ही छोड़ दिया। राजीव रंजन है हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। राजीव, सजा क्यों हुई, रिहा कैसे हुए, अब वो बाहर हैं, इससे आगे बढ़ते हुए बात करते हैं। क्या आनंद मोहन का 15 साल जेल में रहने के बाद भी वो राजनीतिक रसूख और पकड़ क्या अब भी उसी तरह से मजबूत है कि सब उनके साथ, उनके पक्ष में खड़े नजर आए? बिल्कुल सही कह रहे हैं और इसी राजनीतिक रसूख का अंदाजा आप लगाइए कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इक्के दुक्के को छोड़ देते, कोई उनके विरोध में, उनकी रिहाई के खिलाफ बोलने के लिए सामने नहीं आया है। आनंद मोहन के धुर विरोधी जो है पप्पू यादव भी, वो भी सोच समझ के बोल रहे हैं, वो भी बीजेपी पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। जो बिहार का मुख्य विपक्षी दल है, बीजेपी के नेता जो है, वो भी बोल रहे हैं कि आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ नहीं है। जो गिरिराज सिंह है, जो केंद्रीय मंत्री हैं, वो ये कह रहे हैं कि उनको बलि का बकरा बनाया गया है। जो नीरज बबलू जो है बिहार सरकार में मंत्री रह चुके हैं, जब बीजेपी के साथ नीतीश कुमार की सरकार थी, वो ये कह रहे हैं कि अगर रिहाई होती तो मैं उनका स्वागत करूंगा। आप सुशील मोदी के स्टैंड देख लीजिए, वो ये भी कह रहे हैं कि हम जो है आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ नहीं है, लेकिन उनकी आड़ में जो दूसरे जो रिहा हो रहा है, हम उनके खिलाफ है और उसके जरिए जो है राजनीति साधा जा रहा है। वजह यह है कि आनंद मोहन के साथ जो सारी पार्टी, लगभग पार्टियों को यह लगता है कि 6 से 8% जो है बिहार में जो वोटर है वो राजपूत हैं और तकरीबन 7 से 8 लोकसभा का जो सीट जो है जहां पर निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। 2024 का चुनाव है, उसके बाद 2025 का विधानसभा चुनाव है और करीब 30 विधानसभा चुनाव में जो है राजपूत वोटर जो है एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। और इन सारी पार्टियों को लगता है कि अगर वो आनंद मोहन की रिहाई का विरोध करते हैं तो कहीं अगड़ी जाति के जो वोटर है उनसे नाराज मत हो जाए। और यही वजह है कि आनंद मोहन के कह सकते कि रिहाई के पक्ष में मोटे तौर पर सारे जो नेता जो है वो खड़े हैं। और आप ये भी बता दें कि आनंद मोहन के रसूख का अंदाजा इसी बात से लगाइए कि आनंद मोहन खुद 2 बार सांसद रह चुके हैं,
उनकी पत्नी सांसद रह चुकी है और उनका जो बेटा जो है चेतन आनंद जो है अभी भी राजद के टिकट पर विधायक है। जी राजीव, संक्षेप में तो आरोप यही लगा राज्य सरकार पर कि राजनीतिक लाभ के लिए यह कदम उठाया गया। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जिस तरह से जो जेल नियमावली 2012 में बदलाव किए गए और उसके पीछे जो तर्क दिया गया है केवल आनंद मोहन की रिहाई के लिए ही ये जेल नियमावली में बदलाव किया गया और इसके खिलाफ आपको बता दें कि सीपीआई एमएल के जो विधायक है जो महागठबंधन सरकार में शामिल है आज वो धरना देंगे पटना में। उनका ये कहना है कि अगर आप जो 14 साल की जो सजा काट चुके हैं उनको रिहा कर रहे हैं तो क्यों ना जो 22 साल में जो सजा जिनको मिली है टाडा के जो मामले को लेकर उनको भी रिहा किया जाए। तो कई मतलब इक्के दुक्के को छोड़ दीजिए, ज्यादातर लोगों ने बिहार में पार्टी सक्रिय है उन लोगों ने विरोध नहीं किया। शुक्रिया राजीव इस पूरी खबर पर रोशनी डालने के लिए आपका। तो आनंद मोहन अब खुली हवा में सांस ले रहे हैं। आनंद मोहन जी रिलीज हो गया बोले तो देख के ना पब्लिक तो प्रोटेस्ट करेगा उसको फिर जेल में भेजने के लिए। ये तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और उसको चीफ मिनिस्टर जी को प्रेशराइज कर दिया होगा ऐसा, इसलिए ऐसा डिसीजन ले लिया। इतना पब्लिक प्रोटेस्ट करने के बाद भी वो रिलीज कर रहा है बोले तो ये गलत है, बहुत गलत है। विनती करते हैं प्राइम मिनिस्टर जी को भी और प्रेसिडेंट जी को भी थोड़ा सा इंटरवीन करके इसको वापस लेना बोल के नीतीश जी को बोलेगा बोल के हम विनती कर रहा है। तो पत्नी का कहना है कि राजनीतिक लाभ के लिए यह कदम उठाया गया है। उन्होंने कहा कि इसका विरोध होगा और वो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से भी कह रहे हैं कि वो इस दिशा में अपना थोड़ा सा अगर ध्यान दें तो शायद फिर से उन्हें जेल के पीछे पहुंचाया जा सके। बाहुबली नेता आनंद मोहन की रिहाई की खबर को लेकर सियासत गर्म है, लेकिन अब सियासत के गलियारों से निकलकर यह खबर कोर्ट तक पहुंच गई है। दरअसल पटना हाई कोर्ट में उनकी रिहाई के खिलाफ एक जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में बिहार सरकार द्वारा नियमों में किए गए संशोधन को गैर कानूनी बताते हुए कहा गया कि इस अधिसूचना का कानून व्यवस्था पर प्रतिकूल असर पड़ेगा और इससे अपराधियों का मनोबल बढ़ेगा। फिलहाल इस मामले में सुनवाई कब होगी ये अभी साफ नहीं। तो गोपालगंज के डीएम रहे जी कृष्णैया की हत्या के दोषी बाहुबली नेता आनंद मोहन रिहा कर दिए गए हैं। इस मामले को लेकर बिहार सरकार सवालों के घेरे में। 1994 में जी कृष्णैया के ड्राइवर रहे दीपक ने हमारी सहयोगी तनुश्री पांडे से फोन पर बात करते हुए बताया कि जिस दिन डीएम साहब की हत्या हुई उस दिन दरअसल हुआ क्या था। ड्राइवर की जुबानी सुनिए। ऐसे तो हम लोग मैंने मुजफ्फरपुर होकर पटना गए थे, हाजीपुर गए थे मीटिंग में, तो इधर से जुलूस जा रहा था। अब किसका जुलूस था ये नहीं बता सकते। तो अपना गाड़ी साइड से लेकर चले रहे थे तो एक बैग आगे पीछे सब लोग घेर लिया। हाँ। अब घेर लेने के बाद से गाड़ी के प्रचार तरफ से घेर लिया लोग। हाँ। उसके बाद से बॉडीगार्ड अब खींचा गया। क्या हुआ उसके बाद? बॉडीगार्ड को खींच लिया लोग। बॉडीगार्ड को खींच लिया। अच्छा। जी। हाँ। उसके बाद गाड़ी पर हाथ हो तो सब चलाना शुरू कर दिया। तो हम साहब को लेकर भाग गए। हाँ। साहब को भीड़ में से गाड़ी निकाल लिए हम साहब के साथ में। हाँ। आप साहब को लेके गाड़ी में निकल लिए आगे? जी। ठीक है। जी। बॉडीगार्ड छूट गया था। हाँ। बॉडीगार्ड खींचा गया तो छूट गया। हाँ। तो फिर आगे भीड़ में से गाड़ी निकाल लिए तो साहब गाड़ी रुकवा दिए। हाँ। हम गाड़ी नहीं रोक रहे थे, साहब गाड़ी रुकवा दिए। साहब गाड़ी क्यों रुकवाए? पता नहीं अब काहे रुकवा दिए, बॉडीगार्ड छूट गया था उसके चलते। हाँ। तो गाड़ी रुकवा दिए। हाँ। हम गाड़ी नहीं रोक रहे थे। हाँ। और फिर आगे पीछे सब भीड़ घेर लिया। ओहो। और फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ, बस साहब को उधर हमको गाड़ियों में गर्दन सब दाब दिया था। आपकी गर्दन स्टेयरिंग में ऐसे करके दबा दिया था? जी। और साहब को निकाला पीछे से गाड़ी से? जी। और फिर उसके बाद? अब उसके बाद क्या, अब हमारा गर्दन साहब 2-3 फाइट मारा लो, कान पर मारा लो। हाँ। कान पर चोट लगा तो कम सुनाई देना हुआ, अभी भी कम में सुनाई देता है। अच्छा, माफी चाहूंगी मैं। नहीं, आपके सामने उसके बाद क्या हुआ? कृष्णैया साहब के साथ क्या हुआ उसके बाद? अब तो साहब को उधर खींच लिया तो हम लोग सब माने तीनों आदमी 3 खल के हो गए। अच्छा। साहब किधर है? हाँ। हम किधर, हमको मारना शुरू किया तो हम लोग रोड की तरफ भागे। हाँ। साहब उधर भागे। हाँ। उसके बाद आगे भागते गए हम। फिर उधर से लौट के आए तो देखे गाड़ी उल्टा हुआ है। भीड़ मन चल गया था। हाँ।
तो लौट के आया था, गाड़ी उल्टा हुआ है। थोड़ा साहब को देखा कि खाई में नीचे हाँ। पड़े हुए हैं। अच्छा, आपने देखा कि साहब खाई में नीचे पड़े हुए हैं। आप गए उनके पास? आपने अपने आंख से किसी को देखा था वहाँ पे साहब को मारते हुए या ऐसा कुछ? नहीं, मैंने किसी को देखा नहीं। अच्छा, और आप जब आए, आपने जब साहब को देखा नीचे खाई में, तो आप गए उनके पास? आपने क्या साहब नहीं जीवित सीधा गाड़ी DSP की गाड़ी आ रहा था। हाँ। वही जुलूस की तरफ जा रहा था, तो वो गाड़ी को रुकवाए। हाँ। उसको बोले कि सर हमारे गोपालगंज का है। हाँ। तो वही गाड़ी पर लाद के हॉस्पिटल लेके गए। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह फिलहाल असम के डिब्रूगढ़ जेल में है, जहां सूत्रों के हवाले से खबर है कि उसके परिवार वाले और उसके वकील आज उससे मुलाकात कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक 13 लोगों का एक दल कल शाम पंजाब के अमृतसर एयरपोर्ट से डिब्रूगढ़ के लिए रवाना हुआ, जिनमें अमृतपाल के पिता तरसेम सिंह भी शामिल है। सूत्र बताते हैं कि इसके अलावा शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के सदस्य और वकील भी इस ग्रुप में शामिल हैं। सूडान में फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालने का सिलसिला जारी है। ऑपरेशन कावेरी से नाम दिया गया है। अफ्रीकी देश सूडान में जारी लड़ाई के बीच वहां फंसे भारतीयों का पहला दल दिल्ली पहुंच गया। 500 से ज्यादा भारतीयों को सूडान से निकालकर सऊदी अरब के जिद्दा लाया गया था। वहां से फ्लाइट के जरिए 360 भारतीय दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे। भारत ने इस अभियान को ऑपरेशन कावेरी का नाम दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 360 भारतीयों के देश लौटने पर कहा, भारत अपनों का स्वागत करता है। सूडान में अभी 3000 से ज्यादा भारतीय फंसे हैं। वहीं मिलिट्री और पैरामिलिट्री फोर्स की लड़ाई के बाद हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। सूडान में एक भारतीय समेत 400 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। सूडान से लौटे भारतीयों से दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर बात की हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह ने। गृह युद्ध में झुलस रहे सूडान से भारतीयों की सकुशल वापसी के लिए ऑपरेशन कावेरी जारी है और इसी सिलसिले में जिद्दा से 360 भारतीयों को लेकर एक विमान नई दिल्ली पहुंच चुका है। दरअसल ये वो भारतीय हैं जिन्हें सूडान के हिंसाग्रस्त अलग अलग इलाकों से पहले पोर्ट सूडान लाया गया और फिर वहां से 278 भारतीयों को लेकर जो पोत है सुमेधा वो जिद्दा पहुंचा। इसके अलावा भारतीय वायुसेना के 2 विमानों में 121 और 135 जो भारतीय थे उनको लेकर जिद्दा आया गया। उनमें से 360 भारतीय नई दिल्ली पहुंच चुके हैं। इसके अलावा जो भारतीय अभी पोर्ट सूडान पहुंचे हैं या फिर वहां से जिद्दा पहुंचे हैं, उनको लाने की भी प्रक्रिया जो है चल रही है। कुछ वक्त लगेगा, लेकिन भारत का साफ कहना है कि जब तक वो भारतीय, हर एक भारतीय जो लौटना चाहते हैं सूडान से, उनको वापस नहीं ले आया जाता, तब तक ऑपरेशन कावेरी जारी रहेगा। तो जो भारतीय वहाँ से सकुशल निकल पा रहे हैं वो अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत समझ रहे हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय, नौसेना, भारतीय वायुसेना सब मिलजुल कर काम कर रही है और इसी का नतीजा है कि 360 भारतीय पहले खेप के तौर पे यहाँ दिल्ली पहुँच चुके हैं। तो आइए इनसे सुनते हैं कि आखिरकार इनका अनुभव क्या रहा, किस तरीके से ये सूडान में फंसे और किस तरीके से पोर्ट सूडान तक वो पहुँचे और भारत की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से, विदेश मंत्रालय की तरफ से किस तरह से उनको मदद मुहैया कराई गई और जो कोशिश एक विदेश मंत्रालय की तरफ से शुरू हुई, जैसे कि विदेश मंत्री ने सऊदी अरब के विदेश मंत्री से बात की और यही वजह है कि सऊदी अरब के शहर जिद्दा जो है एक तरह से हब बन गया है। जो भारतीय बचाकर लाए जा रहे हैं, सकुशल निकाल कर लाए जा रहे हैं, उनको पहले जिद्दा लेके आया जा रहा है। वहाँ पर विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन जो हैं वो खुद मौजूद हैं और वो आगवानी कर रहे हैं और साथ ही साथ वहाँ व्यवस्था को देख रहे हैं। तो वहाँ से 360 भारतीय आ गए हैं और उनसे जानते हैं कि आखिरकार इस पूरे दौरान उनका अनुभव क्या रहा और यहाँ पहुँचने के बाद वो कैसा महसूस करते हैं। शिरोमणि अकाली दल के नेता और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का आज दोपहर में अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव बादल में होगा। प्रकाश सिंह बादल का पार्थिव शरीर बादल गांव में उनके पैतृक आवास पर लाया गया है, जहां उनके अंतिम दर्शन के लिए लोग वहां पर जमा हैं। पंजाब सरकार ने आज एक दिन की सरकारी छुट्टी की घोषणा की।
हम इस वक्त मुक्तसर साहब के बादल गांव में हैं। बादल गांव से आप समझ गए होंगे प्रकाश सिंह बादल का गांव है और आज यहीं पर प्रकाश सिंह बादल का अंतिम संस्कार होगा। 5 बार पंजाब के मुख्यमंत्री रहे प्रकाश सिंह बादल को राजनीति का पितामह भी कहा जाता रहा है और ये खास जगह है जहां पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। प्रकाश सिंह बादल ने ये यहाँ पर जिस जगह पर इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा ये उन्हीं का ही खेत है और यहाँ पर उन्होंने कीनुओं का बाग लगाया था और जो लोग करीबी हैं वो बताते हैं कि वो चाहते थे कि जो उनका अंतिम संस्कार हो वो इसी जगह पर हो, इसी बाग में हो, क्योंकि ये बाग उनको बहुत प्रिय था और यहीं पर उन्होंने कीनू के पेड़ लगाए हुए थे। तो यहाँ पर तैयारी पूरी कर ली गई है। आप देख सकते हैं कि पंजाब पुलिस के आला अधिकारी मौजूद हैं। यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है और यहीं इसी प्लेटफॉर्म पर ही अंतिम संस्कार किया जाएगा। सुबह 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक प्रकाश सिंह बादल के अंतिम दर्शन के लिए उनका जो पार्थिव शरीर है वो उनके घर पर रखा जाएगा और उसके बाद तकरीबन 1 बजे यहीं पर उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। प्रकाश सिंह बादल एक 75 साल से ज़्यादा का उनका राजनीतिक सफ़र रहा। 5 बार मुख्यमंत्री रहे, केंद्र में मंत्री रहे, 10 साल से ज़्यादा वो जेल में रहे। इंदिरा गांधी ने जब इमरजेंसी लगाई तो जेल भी गए और हमेशा उन्होंने पंजाब को पहले चुना। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी कल जब चंडीगढ़ में शिरोमणि अकाली दल के दफ्तर पर उनका पार्थिव शरीर रखा था तो वो भी वहाँ पर पहुँचे और काफ़ी देर रुके। इसके अलावा हर पार्टी के नेता उनको पहुँचे आखिरी जो है श्रद्धांजलि देने के लिए। बीजेपी के लिए ख़ास तौर पर काफ़ी महत्वपूर्ण प्रकाश सिंह बादल रहे हैं, क्योंकि जब बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद बीजेपी को अछूत कहा जाता था तब प्रकाश सिंह बादल साथ रहे बीजेपी को और अलायंस भी रहा और वो अलायंस टूटा 2020 में किसान आंदोलन के वक्त। तब शिरोमणि अकाली दल ने अपना समर्थन वापस ले लिया और एनडीए से वॉकआउट कर गए, लेकिन तब तक प्रकाश सिंह बादल बहुत घनिष्ठ मित्र रहे, अटल बिहारी वाजपेयी के बहुत अच्छे दोस्त। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी काफ़ी मानते भी हैं और यही वजह है कि कल वो वहाँ पर रहे और आज भी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्र के कई मंत्री यहाँ पर पहुँचेंगे जब अंतिम संस्कार उनका हो रहा होगा। तो बीजेपी की तरफ से बिल्कुल जो कहा जाए कि जो पुरानी दोस्ती है वो निभाने की कोशिश है भी और जिस तरीके का कद है उस तरीके से, चाहे आप देखें कि कांग्रेस के नेता हों या दूसरे विपक्षी दलों के नेता हों, ममता बनर्जी हों, मायावती के साथ भी अलायंस है शिरोमणि अकाली दल का, सारे नेताओं ने अपनी श्रद्धांजलि दी है और यहाँ पर तैयारियाँ पूरी कर ली गई हैं। प्रशासन की भी यही पूरी कोशिश है कि जो व्यवस्था है वो चाक चौबंद रहे, किसी प्रकार का किसी को कोई तकलीफ ना हो। ज़मीन जो है समतल की गई, यहाँ से पेड़ काटे गए कीनुओं के और चूँकि जैसा हमने बताया कि परिवार की इच्छा है कि जो बाग बहुत प्रिय था तो यहीं पर अंतिम संस्कार किया जाए प्रकाश सिंह बादल का। तो 1 बजे यहीं पर पंचतत्व में प्रकाश सिंह बादल विलीन हो जाएंगे। सहयोगी अश्विनी मेहरा के साथ मुक्तसर साहब के बादल गांव से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी कर्नाटक में चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं और कल उनका एक अलग अंदाज नजर आया। मैसूर के एक मशहूर होटल में उन्होंने डोसा भी बनाया। इस दौरान उनके साथ डीके शिव कुमार और रणदीप सिंह सुरजेवाला भी मौजूद थे। इसके साथ ही उन्होंने चित्रदुर्गा शहर में रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने कर्नाटक की बीजेपी सरकार को 40% कमीशन वाली सरकार बताया। साथ ही कहा बीजेपी सरकार ने लोगों को बेरहमी से लूटा है। अब मुझे बताओ कि ये जो भाजपा की सरकार है इसने आपके लिए काम किया है कि आपको लूटा है? 40% सरकार है, किसकी सरकार है? सारे स्कैम, जितनी भी भर्ती के एग्जाम है उसमें स्कैम किसने की? तो किसको निकाल के फेंकना है यहाँ से? यार कितोगी देखो, आपको एक ऐसी सरकार चाहिए जो आपके लिए समर्पित हो, जिसके लिए आप सबसे बड़े हो, जिसके लिए कर्नाटका का गर्व से बड़ा कुछ नहीं हो। कर्नाटक में बीजेपी ने भी चुनाव प्रचार में अपने बड़े नेताओं को उतार दिया है। कल यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कर्नाटक के मांड्या में रोड शो किया, साथ ही एक रैली भी की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी बेलगावी में रैली की और मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने चिकोड़ी में रोड शो किया।
लोग मुझसे पूछते हैं कि उत्तर प्रदेश में आपको इतना सम्मान जनता क्यों देती है। मैंने कहा जनता इसलिए देती है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार की सामर्थ्य और शक्ति का प्रदर्शन वहां पर मजबूती के साथ होता है। वहां पर सुरक्षा की गारंटी है, वहां पे समृद्धि की गारंटी है, नो कर्फ्यू नो दंगा, और वहां पर है सब चंगा।